हाय एवरीवन, स्कूल मेट्स में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री का जहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, हम लोगों ने उस दिन 2 चैप्टर से कंप्लीट करा था। चैप्टर नंबर गांधी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और संविधान का निर्माण कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है उसमें 2 चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, तो आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसको करने वाले हैं। ठीक है, देखो, इसमें हम लोग आज 2 चैप्टर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 10, उपनिवेशवाद और देहात, और संविधान का निर्माण। ठीक है, 2 चैप्टर्स को आज करेंगे। यात्रा की नजरिए इस वाली वीडियो में नहीं कराऊंगी, इस नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वह थे, मतलब जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, जो बंगाल का एरिया था उसके आसपास जो पहाड़ियाँ थी उसमें कौन लोग रहते थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पहाड़िया और संथाल लोग, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़िया और भील लोग, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़िया और अंग्रेज लोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, पहाड़ी इलाका में कौन लोग रहते थे? पहाड़िया और संथाल लोग। ठीक है, संथाल लोग कौन थे? देखो, इनको ना भेजा गया था, इन्होंने भेजा था, क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने इनको भेजा था कि जाओ और खेती करो पहाड़ी इलाके में। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि जो भूमि है ना, मतलब जो जंगल में जगह थी वो वेस्ट जा रही थी। वेस्ट का मतलब वहाँ पे जंगल था सब, है ना, उससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो अंग्रेज सोच रहे थे कि उसको साफ करवा के वहाँ पे खेती करवा देते हैं, खेती कराएंगे तो उनसे उनको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट मतलब कर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो संथाल लोगों को बोला गया कि आप वहाँ जाके खेती करो और ठीक है, खेती करिए ताकि वहाँ पे स्थिर हो जाइए और वहाँ वहीं पे जाके रहो। इससे क्या प्रॉफिट था अंग्रेजों को कि वो लोग उनको टैक्स पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? मतलब आपसे पूछा गया है कि कितनी मतलब नीलामी होती थी। इस मिरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था? नीलामी होती थी, है ना, किसकी जमीन की? जो जमींदार होता था उसकी जमीन की नीलामी होती थी अगर वो अंग्रेजों को कर नहीं दे पाता था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो जमीन थी जब उसका नीलामी करी जाती थी, ठीक है, तो जो नीलामी होती है उसमें जो सारे कागज होते थे सब क्या होते थे? नकली होते थे। फिर बिक्री का मतलब क्या होता है? फर्जी बिक्री का मतलब क्या होता है? नकली। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत था, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 95% जो भूमि थी वो क्या, मतलब जो कागज होते थे वो सब क्या होते थे? नकली होते थे। मतलब जमींदार लोग जब उनके घर की नीलामी होती थी तो उनके खुद के रिलेटिव, उनके नौकर चाकर या गांव के लोग ही ज़मीन खरीदने के लिए आते थे। उसके बाद भी अगर कोई दूसरा आदमी उनकी ज़मीन को खरीदता था तो जो डॉक्यूमेंट होते थे वो नकली होते थे। ठीक है, तो पिंच और इसके अलावा भी एक काम वो लोग वो करते थे, उसी टाइम पे वो लोग अपनी सारी संपत्ति अपनी माता के नाम पे कर देते थे। क्यों? क्योंकि माता के नाम पे कर देंगे तो वो संपत्ति सेल में ही नहीं जाएगी। ठीक है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में ईस्ट मीनारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कब लागू किया गया था, तो आप लोग बताओ कब लागू किया गया था? 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बाकी 2 व्यवस्था कब लागू हुई थी? जैसे ये तो था ईस्ट मीनारी, इसके अलावा 2 व्यवस्था और थी, कौन कौन सी? रैयत और महालवाड़ी। ठीक है, रैयत और महालवाड़ी। तो आपसे पूछा गया है कि ये दोनों व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो रैयत कब की गई थी? 1820 में। ठीक है, उसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1833 में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे ईस्ट मिरारी पूछेगा, रैयत भी पूछ सकता है, महालवाड़ी पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे रैयत का अर्थ पूछ सकता है, तो रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। ठीक है, ईस्ट मिरारी में क्या होता था? जमींदार होता था जो कर इकट्ठा करता था। रैयत में क्या होता था? किसान खुद जाके टैक्स देता था। और महालवाड़ी में क्या होता था? गांव का एक आदमी होता था जो पूरे गांव से टैक्स इकट्ठा करता था और जाके मतलब ब्रिटिशर्स को पे करके आता था। ठीक है, तो जो ईस्ट मिरारी बंदोबस्त था वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू किया गया था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जमींदारों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी, तो किस दिन पे करती थी? एक अंग्रेज एक डेट फिक्स करते थे जमींदारों को कि आपको इस दिन तक हमको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो उस दिन के सूर्यास्त तक, मतलब क्या, उस दिन के सूर्यास्त तक अगर टैक्स पे हो जाता था तो ठीक है, और नहीं होता था तो उनको उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी।
ठीक है। तो आपसे पूछा गया वो विधि कौन सी थी, तो विधि कौन सी थी, सूर्यास्त विधि। मतलब जिस डे को बोला गया पे करने के लिए, अगर उस दिन तक नहीं पे किया जाएगा तो उस दिन के शाम तक, जब तक सूरज नहीं डूब रहा है, सूरज जब डूब जाएगा उसके बाद से उसके घर की क्या कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किससे बनाया गया था। ठीक है, तो अभी आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, इस्तिमिरारी बंदोबस्त। तो इस्तिमिरारी बंदोबस्त में मेन आदमी कौन था, अभी ऊपर आपको बताया था कौन होता था, जमींदार होता था। ठीक है, कौन होता था, जमींदार। ठीक है, जमींदार को बोला जाता था कि आपको क्या करना है, टैक्स लेना है। तो इसके पास एक दो गांव नहीं होते थे, एक जमींदार के पास कम से कम 50 गांव होते थे, और वो मतलब कर इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को रखता था। ठीक है, तो वो लोग जा के गांव गांव से टैक्स इकट्ठा करते थे और सारा टैक्स लाके जमींदार को देते थे। और जमींदार का जितना % फिक्स करा जाता था कि उनको अंग्रेज को देना है, जैसे कि 100 रुपये उनके पास टैक्स आया तो उसका 60 रुपये सिर्फ उनको अंग्रेजों को देना पड़ता था, 40 रुपये उनको अपने पास ही रखना होता था। मान के चलो कभी कभी टैक्स ही 40-60 रुपये आया तो उनको 60 रुपये तो देना ही देना है, ऊपर वार चाहे वो लोग कितना भी ले लें किसानों से, उनको छूट दी गई थी, चाहे मार के चाहे पीट के कैसे भी टैक्स ले सकते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमला किसके द्वारा बिझेरा जाता था। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जमींदार के पास इतने सारे गांव होते थे कि वो खुद जाके टैक्स नहीं ले सकता था, तो वो किसी को रखता था टैक्स पे करने के लिए, तो वो कौन होता था, अमला। तो अमला को कौन हायर करता था, जमींदार। हर एक अमला के पास एक गांव होता था, वो वहां से जाके वो टैक्स इकट्ठा करता था और टैक्स इकट्ठा करके वो जमींदारों को दे देता था। ठीक है, क्योंकि सारे गाँव में जमींदार का खुद जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि जमींदार रहता था शहर में और जितने अमला हो गए, जोतदार हो गए, वो सब कहाँ पे रहते थे, गांव में रहते थे। उसके बाद आपसे पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन मुनरो, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी है एल्फिंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो ने क्या करा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि स्थायी व्यवस्था किसने लागू करी थी। ठीक है, पूछ सकता है, तो किसने करी थी, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिसने क्या करा था, इस्तिमिरारी बंदोबस्त लागू करा था। और कब लागू करा था, 1793 में लागू करा था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1820 में। ठीक है, डेट भी पूछ सकता है और नाम भी पूछ सकता है किसने लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त में आने वाली परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट लिखी थी। देखो एक बंदोबस्त लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त, तो इंग्लैंड के ना कुछ लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड को भी इंडिया में कुछ काम मतलब चाहते थे, कुछ हमारे रिसोर्सेज पे अधिकार जमाना चाहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देने से मना कर दिया था। तो इसी के लिए इंग्लैंड के लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बुकानन को भेजा या और भी लोग थे जिसको इंडिया में भेजा ताकि आप लोग रिपोर्ट तैयार करो। तो उस रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट बोला जाता है। इसमें ये क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में क्या कार्य किया गया है, इसकी मतलब इसकी अच्छी बातें और खराब, अच्छी और खराब बातें बताई गई थी उस रिपोर्ट के अंदर में। ठीक है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां वो अपनी रिपोर्ट में लिख सकें। ठीक है, आगे देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसको किसने करा था लागू, फर्मीगर ने। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट किसने बनाई थी, फर्मीगर, जो कहाँ से आया था, इंग्लैंड का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जानकारी किसने दी थी। अभी मैंने आपको बताया था राजमहल में कौन लोग रहते थे, पहाड़ी और संताल लोग रहते थे। ठीक है, तो वो लोग कैसे रहते थे, क्या खेती करते थे, क्या खाना खाते थे। ठीक है, उनके ऊपर किसका शासन था, किसका नहीं था, जंगल में किसको जाने देते थे, किसको नहीं जाने देते थे। तो ये सब बात किसने बताई थी, बुकानन ने बताई थी। बुकानन एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है, एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसको किसने भेजा था, अंग्रेजों ने भेजा था पहाड़ी इलाके में जाके देखने के लिए कि पहाड़ी इलाके में कितनी भूमि है, वहाँ पे कौन सी खेती करी जा सकती है। तो बुकानन को पहाड़ी इलाके में भेजा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक तरीके से कहते हैं कि निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे उसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पहाड़ी लोग किस तरह की खेती करते थे। ठीक है, तो किस तरह की खेती करते थे वो लोग, ऑप्शन नंबर ए है सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी है झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी है मौसमी खेती, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब घूम घूम के खेती करना, क्योंकि पहाड़ी इलाके में 12 के 12 महीने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता खेती करी जा सके, तो वो लोग घूम घूम के करते थे, कहीं पहाड़ी इलाके में, कभी नीचे आ जाते थे, फिर नीचे खेती करते थे, देन जैसी वो खेती हो जाती थी तो उसको छोड़ के फिर पहाड़ी इलाके में चले जाते थे। तो ऐसे संथाल लोग थे। संथाल लोग एक जगह रह के खेती नहीं करते थे। मिशन के अंतर्गत कब किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा कब बनाई गई थी, अभी आपको बताती हूँ।
इसका ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1944, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो भारतीय संविधान सभा जो थी कब बनाई गई थी, ये पूछा गया आपसे कब बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी, 1944 में। देखो आपसे एक चीज और पूछ सकती है, भारतीय संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी, तो कितनी बैठक हुई थी, 3। ठीक है, पहली कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तीसरी बैठक कब हुई थी इसकी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो आपसे ऐसा नहीं सिर्फ ये पूछे भारतीय संविधान सभा कब बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी कितनी बैठक हुई थी और कब कब हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अभी मैं आपको इस सब आगे बताऊंगी भी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्ययन ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर मतलब कब लागू की गई थी, किस ईयर में संविधान लागू हो गया था, तो कब हुआ था, 1950 में क्या हो चुका था, लागू हो चुका था हमारा संविधान। तो उस टाइम उस पर हस्ताक्षर हुए थे। बन के कब तैयार हो गया था, 1949 में तैयार हो चुका था बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा के मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था पीछे, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। देन उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था, तो किसने करा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें वल्लभ भाई पटेल भी थे शामिल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, भारत को संविधान स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, ये तो सभी को पता है कब प्राप्त हुई थी, 15 अगस्त 1947 को क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। देन आपसे पूछ सकता है कि हमने सबसे पहला 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो 26 जनवरी 1929। ठीक है, क्या बनाया था हमने, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देशी राज्य परिषद प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब किया गया था। देशी राज्य मतलब जितने भी रजवाड़े थे इंडिया में, उनके लिए एक परिषद बनाया गया था ताकि उनका विलय क्या कर दिया जाए, इंडिया में कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सभा बनाई गई थी जिसको क्या बोला जाता है, देशी राज्य प्रजा परिषद। तो इसका पहली बैठक कब हुई थी, पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1947 में हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा का स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया था कब हुई थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था 1926। कब हुई थी, 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, भारतीय संविधान सभा अस्तित्व में कब आया, मतलब बन के कब लागू हो गया था, तो ये तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950। ईयर में कंफ्यूज हो सकता है, डेट तो सबको पता रहती है। ठीक है, क्योंकि हर साल आप लोग मनाते हो, पर ईयर में कंफ्यूजिंग है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था, बट लागू नहीं किया गया था उसको। ठीक है, क्योंकि हम लोग को स्पेशल डे का वेट कर रहे थे जिस दिन इस संविधान को क्या करा जाए, लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान हैदराबाद का विलय इंडिया में कब किया गया था। ठीक है, देखो हैदराबाद का विलय इंडिया में कब किया गया था, 1948 में। ठीक है, यहाँ पे कौन शासन करते थे, निज़ाम लोग होते थे। कौन, निज़ाम, जो यहाँ पे क्या करते थे, शासन करते थे। आपसे पूछ सकता है कि हैदराबाद से तो मतलब हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से टूट के आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य बनाया गया था, तो तेलंगाना बनाया गया था। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, उसकी भी कैपिटल हैदराबाद ही है। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल भी क्या है, हैदराबाद ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, भारत की आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। आर्थिक नीति मतलब कि देश को मतलब जैसे देखो इंडिया आजाद तो हो गया था 1947 में, हमारे यहाँ कुछ चुनौतियाँ थी, विकास। पहली चुनौती क्या थी, विकास करना। दूसरी चुनौती क्या थी,
लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। तीसरी चुनौती क्या थी? एकता बना के रखना, ठीक है। तो ये 3 चुनौतियां थी। तो ये सब पे काम करने के लिए एक नीति बनाई गई थी, क्या? आर्थिक नीति, मतलब इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए। तो ये कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? एक योजना है सर्वोदय योजना। सर्वोदय का मतलब होता है सब, ठीक है। मतलब जेपी नारायण ये नहीं बोलते थे कि जब भी कोई आंदोलन हो देश में तो सिर्फ एक राज्य में हो। वो चाहते थे जब भी कोई भी आंदोलन हो तो वो सब जगह हो उस आंदोलन को, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे वो किसी पे भी आंदोलन हो, ठीक है। तो वो कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का? निम्नलिखित में से किस स्थान को 1926 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? पुर्तगाल ने किस राज्य की स्थापना करी थी? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो किसने करी थी? पुर्तगाल के लोगों ने करी थी, ठीक है। और कौन सा राज्य है? वो गोवा। तो गोवा की स्थापना किसने करी थी? पुर्तगाल के लोगों ने करी थी। और इससे आज़ाद कब हो गया था? वो 1926 में। तो 1926 में इसका विलय किस में हो गया था? भारत में कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान में ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? मतलब जो हमारा संविधान है वो किस तरीके का संविधान है? वंशानुगत है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र है? तो हमारा संविधान है कैसा है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। क्या संविधान है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? मतलब जो हमारा संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है? मतलब उसमें जब बेसिस बनाया गया था तो क्या किस किस चीज़ में लोकतंत्र बनाया गया था? तो सामाजिक लोकतंत्र था, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। तो तीनों पे लोकतंत्र बनाया गया था, है ना। ऐसा थोड़ी है समाज का लोकतंत्र करना है। राजनीति का भी लोकतंत्र किया गया था और आर्थिक भी लोकतंत्र किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि संसद में कितने सदन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए संसद में 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुकी है, ठीक है। मैंने इतने क्वेश्चन डाले, अभी क्वेश्चंस कम ही थे, इतने क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है। देन आप लोग को जिस भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, जिसको आपको पहले पढ़ना है, मुझे कमेंट में बता दो। मैं उस चैप्टर के MCQ को पहले बना दूंगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं, ठीक है। और नीड बताना अपनी मुझे कि आपको अभी आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ज्योग्राफी का, आपको पॉलिटिकल का, अभी किसके MCQ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।